खूबसूरत मामला है कि जो सदफ होता है जी, या जी। सेप होता है, उसके अंदर रेत का एक ज़रा चला जाता है। ये एक समंदरी मखलूक है जी, जी। और उस रेत के ज़रे की वजह से उसमें तकलीफ़ पैदा होती है, तो कुदरत इंतज़ाम करती है कि उसके इर्द गिर्द लेयर्स बनाना शुरू जी। करती है, जो आखिरकार एक मोती की शक्ल इख्तियार जी। कर लेती है। तो जब हमारी ज़िंदगी में कोई तलख़ मामला आता है जी। और उस तलख़ मामले को दुरुस्त करने के लिए हम अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, सोच विचार के ज़रिए, मूड के ऊपर काबू पाकर, रवैयों को बेहतर बनाकर या माहौल को और अपने सिम्टम्स के ऊपर काम करके, जी। तो हम बाज़ औक़ात फिर अपनी उस बुनियादी तकलीफ़ के शुक्रगुज़ार हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मोती जैसी चमक दमक से जी। आरास्ता हो जाती है। तो सीबीटी वो चीज़ है जिसके ऊपर काम करते हुए हम कहीं ना कहीं रोज़ वो जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ से हमने अपने लिए बेहतरी का आगाज़ करना है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ख़याल का एरिया है। तो अगर ख़याल के ऊपर हम ख़ास तौर पर काम करना चाहें तो उसमें बहुत से पहलू हैं कि हम ज़िम्मेदारी उठाने वाले बने और दूसरों को ज़िम्मेदारी देने वाले भी बने। मसीहा ट्रैप में ना आए कि हमने ही सब कुछ करना है, हमने ही सबकी नैया पार करनी है। तो उसमें हमें दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक अपनी आला सलाहियतों का मुज़ाहरा करें। ख़ास तौर पर दूसरे लोगों से मुराद है कि बच्चे, और उनको आप इनेबल ना करें। जो काम बच्चे कर सकते हैं वो काम बच्चों को ही सौंप दें। यहाँ इनेबलिंग उलट मानों में थोड़ा इस्तेमाल होता है टेक्निकली। जब हम किसी के लिए, वैसे तो इनेबलिंग का मतलब ये है कि किसी को किसी काम करने के काबिल बनाना, लेकिन जो साइकोलॉजी में ये टर्म इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर एडिक्शन साइकोलॉजी में, वो इन मानों में होती है कि किसी के लिए वो काम करना जो कि वो ख़ुद आसानी से अपने लिए कर सकता है, लेकिन आप उसे महरूम कर देते हैं और उसको साथ ही पैगाम देते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकता और आप इसलिए उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं। उसके अलावा हम ऐसा ख़याल ज़हन में रख सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसका कोई नतीजा होता है। तो कोई काम शुरू करते हुए उसके नतीजे पे ज़रा गौर कर लेना चाहिए कि क्या वो चीज़ हमें काबिल कबूल होगी। फिर प्रायोरिटाइज़ करना, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द टू मैनी थिंग्स होती हैं, थिंग्स टू डू जिन्हें कहा जाता है, और हम धड़ाधड़ उसमें लिखी जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या वो काम करने के भी हैं या वो नहीं करने के। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कहता है कि मेरे बेटे का वलीमा है 10 दिन के बाद और आप उसमें शरीक हों, तो आप फ़ौरन ये पहले सोचते हैं कि यहाँ मेरा जाना ज़रूरी है कि नहीं, मेरा जाना बनता भी है कि नहीं, क्या मुझे यहाँ रौनक अफरोज़ होना चाहिए कि नहीं। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं उस दिन फ़ारिग हूँ कि नहीं, या मैं वहाँ जाऊँगा तो कोई रौनक मेला होगा या कुछ होगा। तो आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ आपका रिश्ता नाता होता है, जहाँ आपका जाना बनता है, आप वहीं जाते हैं। जी। इसके अलावा फिर सबसे बड़ा जो आला ख्याल है वो है कि अपने और दूसरों के साथ मामला तय करते हुए बराबर का तोल लें। अपने और दूसरे के नफ़ा नुकसान को बराबर की अहमियत दे लें, क्योंकि अगर हम दूसरे के नफ़ा को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये एडिक्टिव बिहेवियर होगा। अगर हम दूसरे को हराना चाहते हैं और ख़ुद जीतना चाहते हैं तो दुनिया में इससे रंजिशें पैदा होती हैं और ये एडिक्टिव बिहेवियर होता है। फिर किसी की बात गौर से ना सुनना, आधी बात सुन के तो जवाब दे देना, ये एडिक्टिव बिहेवियर है। फिर ये समझना कि मैं अकेला ही बहुत बहादुर हूँ, सोलो फ्लाइट करूँगा, ये एडिक्टिव बिहेवियर है। फिर सोचना कि मुझे तो सब पता है, मुझे तो कुछ जानने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एडिक्टिव बिहेवियर है। तो जो एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं या नशई रवैये जिनको हम कहते हैं, ये इनसे हमें बचने की ज़रूरत है। और ये जो नशई रवैये होते हैं, इसमें सोसाइटी को अगर आप गौर से देखें, समाज को अगर आप गौर से देखें, तो आपको बहुत सारे नशई रवैये नज़र आते हैं जिन्हें हम ख़राब रस्म व रवाज कहते हैं। फिर यही ख़राब रवैये हमें अदारों में नज़र आते हैं, जहाँ हमेशा एक्सप्लॉयटेशन चल रही होती है,
اور لوگوں کے مفادات کو پس پش ڈال کے لوگ اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آرگنائزیشنز بھی ایڈکٹیو ہوتی ہیں. پھر ان آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ نشئی رویوں کا بیج لے کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اور گھروں میں بھی پھر نشئی رویے چلتے رہتے ہوتے ہیں. لیکن آخر میں وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے، جو ہمارے پاس پھر چرس، شراب یا آئس یا کوئی اس قسم کا نشہ کرتے ہوئے ایڈکٹ کی حیثیت سے آتا ہے. تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے، سارا ملبہ پھر اس پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس بندے کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے جس کے اندر نشئی رویے ہوتے ہیں، اور اس فیملی نے یہ نشئی رویے جو ہیں سماج سے اور اداروں سے سیکھے ہوتے ہیں، اور سماج نے یہ نشئی رویے ماضی سے سیکھے ہوتے ہیں، زمانہ جہالت سے سیکھے ہوتے ہیں، جنہیں چھوڑنے کے لیے سماج تیار نہیں ہوتا. ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ کچھ رولز کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ رولز کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بریک آل دا رولز، لیکن جہاں ہمیں کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ رویہ اب کارآمد نہیں رہا، تو ہمیں اس رویے کو تیاگ دینے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم دیر کریں گے وہ رویہ ہمیں اسی طرح مسلسل روگی بناتا رہے گا.